नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेश द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज घाटमपुर कानपुर नगर। आज हम नेटवर्क प्रमेय की बात करेंगे एवं इन नेटवर्क प्रमेयों में सबसे पहले जो प्रमेय आती है अध्यारोपण प्रमेय अर्थात सुपरपोजिशन थ्योरम, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। नेटवर्क प्रमेय की आवश्यकता क्यों पड़ी? इन नेटवर्क प्रमेयों की आवश्यकता मुख्यतः इसलिए पड़ी क्योंकि जो साधारण परिपथ होते हैं उनका विश्लेषण हम किरचॉफ के नियमों के द्वारा आसानी से कर सकते हैं, किंतु जो जटिल परिपथ होते हैं अर्थात जिनमें कई प्रतिबाधाएं या विद्युत वाहक बल के कई स्रोत आदि लगे होते हैं, उनका विश्लेषण आसानी से करने के लिए हमें नेटवर्क प्रमेयों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अध्यारोपण प्रमेय की। इस प्रमेय के अनुसार किसी रेखीय नेटवर्क जिसमें एक से अधिक विद्युत वाहक बल लगे हों कि किसी शाखा में धारा विद्युत वाहक बलों को अलग अलग लेकर प्राप्त धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। माना एक ये परिपथ है जिसमें दो विद्युत वाहक बलों के स्रोत E1 व E2 तथा प्रतिबाधाएं Z1 व Z2 लगी हुई हैं। इन दोनों प्रतिबाधाओं के साथ साथ यहाँ पर एक प्रतिबाधा Z भी लगी हुई है। इस पूरे परिपथ का विश्लेषण करने के लिए हम इसको दो प्रकार से हल कर सकते हैं। अध्यारोपण प्रमेय के अनुसार हम इस परिपथ का विश्लेषण कर सकते हैं। सबसे पहले हम विद्युत वाहक बल स्रोत E2 को हटा हुआ मानकर E1 के कारण Z में धारा I1 ज्ञात कर लेते हैं। अब E1 को हटा हुआ मानकर Z1 लगा रहने देते हैं। केवल स्रोत E2 के कारण धारा I2 ज्ञात कर लेते हैं और अंत में I1 तथा I2 को बीजगणितीय रूप में जोड़ते हैं। योग I1 प्लस I2 ही Z से गुजरने वाली वह परिणामी धारा है जो स्रोतों के एक साथ कार्य करने पर प्राप्त होती है। आइए इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो सर्वप्रथम हमने यह चित्र बना रखे हैं। इन चित्रों में हम देखते हैं कि सर्वप्रथम एक यह परिपथ है जिसमें दो विद्युत वाहक बल के स्रोत E1 तथा E2 लगे हुए हैं, जिनकी आंतरिक प्रतिबाधाएं क्रमशः Z1 तथा Z2 हैं। ये स्रोत लोड प्रतिबाधा Z3 में धारा बेचते हैं। माना I1 व I2 अलग अलग दो परिपथों की धाराएं हैं। अतः किरचॉफ के नियम के अनुसार Z1 प्लस Z2 इंटू I1 प्लस Z3 I2 इक्वल टू E1 तथा Z2 प्लस Z3 इंटू I2 प्लस Z3 I1 इक्वल टू E2। इन दोनों समीकरणों को हल करने पर I1 इक्वल टू E1 Z2 प्लस Z3 माइनस E2 Z3 होल अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 स्क्वायर इक्वल टू E1 Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 माइनस E3 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। इसी प्रकार I2 इक्वल टू E1 Z3
माइनस E2 Z1 प्लस Z3 होल अपॉन Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 स्क्वायर एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस E1 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस E2 Z1 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1. इट इज इक्वेशन नंबर 1. अब नेटवर्क में केवल स्रोत E1 लेते हैं और E2 को शून्य मानते हैं तथा इसे फिर किरचॉफ के नियम के द्वारा हल करते हैं। तो Z1 प्लस Z3 इंटू I1 डैश प्लस Z3 I2 डैश इक्वल टू E1 तथा Z2 प्लस Z3 इंटू I2 डैश प्लस Z3 I1 डैश इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरणों को हल करने पर हम I1 और I2 के मान ज्ञात करते हैं। तो I1 डैश इक्वल टू E1 Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 स्क्वायर इक्वल टू E1 Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। इसी प्रकार I2 डैश इक्वल टू माइनस E1 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। और ये E1 डैश और E2 डैश के दोनों के मान कंबाइन इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार हम नेटवर्क में केवल स्रोत E2 लेते हैं और E1 को शून्य मानते हैं तथा इस परिपथ का विश्लेषण भी हम किरचॉफ के नियमों के द्वारा करते हैं। तो हमें प्राप्त होता है Z2 प्लस Z3 इंटू I2 डबल डैश प्लस Z3 I1 डबल डैश इक्वल टू E2 तथा Z1 प्लस Z3 I1 डबल डैश प्लस Z3 I2 डबल डैश इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरणों को हल करके हम I2 डैश तथा I1 डबल डैश तथा I2 डबल डैश के मान ज्ञात करेंगे। तो उपरोक्त दोनों समीकरणों को हल करने पर हमें प्राप्त होता है I1 डबल डैश इक्वल टू माइनस E2 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 स्क्वायर एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस E2 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 एवं इसी प्रकार I2 डबल डैश इक्वल टू E2 Z1 प्लस Z3 होल अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 और ये दोनों I1 डबल डैश तथा I2 डबल डैश के मान को हम कंबाइंड इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। समीकरण 1, 2 और 3 को देखने पर हम ज्ञात कर सकते हैं
कि I1 इक्वल टू I1 डैश प्लस I1 डबल डैश तथा I2 इक्वल टू I2 डैश प्लस I2 डबल डैश। अतः अध्यारोपण की प्रमेय सिद्ध होती है।